A very warm welcome to all of you in the today's session on the topic Introduction to Statistical Investigation। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो टॉपिक है वो है सांख्यिकीय अन्वेषण, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। The content of this lecture is, first of all, we will discuss on the importance and planning of organization। उसके बाद हम समझेंगे व्हाट डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट आर द रिसर्च क्वेश्चंस, चूजिंग द एप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड, देन डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक, देन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी रिजल्ट्स, देन findings, communication of findings, then some case studies with examples and the key takeaways। तो जो आज का लेक्चर है वो इन्हीं कुछ बिंदुओं पे आधारित रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग के लिए वी नीड एन एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, दूसरा मिनिमाइजिंग एरर्स एंड बायस, थर्ड इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग एंड फोर्थ इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। तो अगर हमें प्लानिंग करनी है, स्टैटिस्टिकल प्लानिंग करनी है, तो वी नीड ये क्यों इंपॉर्टेंस है हमारे पास, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में? बिकॉज अगर हम प्लान्ड वे में काम करेंगे तो एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन, मतलब जो भी हमारे पास संसाधन है उनका क्या होगा, एक एफिशिएंट एलोकेशन होगा। क्या हो जाएगा? एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कि आपका विदाउट एनी वेस्टेज, या विदाउट एनी वेस्टेज, विदाउट एनी वेस्टेज कहें या लेस वेस्टेज कहें, ठीक है, लेस वेस्ट। तो लेस वेस्टेज। तो हमारे पास अगर रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूटिलाइज करेंगे जिसमें वेस्टेज या तो हो ही ना या तो बहुत कम हो, तो ये अगर हमें इंश्योर करना है तो हमें एक प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, राइट। तो रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करेंगे? देखो यहाँ पे जैसे हमें अवॉइडिंग वेस्टेज की बात कर, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, कि जैसे मान लीजिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि रिपीट कर देते हैं कोई चीज़ ना, तो रिपीटेशन के ऊपर रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये देखना है। दूसरा मिनिमाइजिंग एरर एंड बायस। तो अगर हमारी वह प्लानिंग रहेगी कि अगर हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को एक प्लान वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में अगर काम करेंगे तो एरर्स, गलतियां होने की, और बायस, बायस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब होता है बाइजनेस। तो बाइजनेस के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे इनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग। अगर जो हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर भी क्या होता है, काफ़ी इजाफा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, बहुत रिलायबल डेटा होता है। रिलायबल का मतलब है बहुत ही विश्वसनीय डेटा होगा। कैसा डेटा होगा? विश्वसनीय। तो जो विश्वसनीय अगर हमारे पास आंकड़े हैं, विश्वसनीय अगर डेटा है, तो हमारे पास क्या होगा, एक स्टैटिस्टिकल जो इन्वेस्टिगेशन है हमारा, बेसिकली जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, सांख्यिकी अन्वेषण की जो बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, हम पे क्या होगा, बहुत ईजी तरीके से हम इसे कंडक्ट कर पाएंगे। तीसरा है इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। टाइमलाइंस का मतलब होता है जो हमारे पास समय अवधि है, तो समय अवधि के अंदर ही अंदर क्या करते हैं हम, टाइमली कंप्लीट क्या कर लेंगे, प्रोजेक्ट को कर लेंगे, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग अहेड, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आता है इन्वेस्टिगेशन में वो आता है रिसर्च क्वेश्चन का। क्योंकि भैया आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ का अन्वेषण कर रहे हैं, किसी तथ्य को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, कुछ प्रश्न होने चाहिए। तो रिसर्च क्वेश्चन या शोध प्रश्न क्या रहेंगे, जिससे क्या आएगा, जिसको हम डिफाइन करेंगे, रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे तो उससे क्या मिलेगी हमें, क्लैरिटी इन पर्पज। क्योंकि अगर हमारे पास प्रश्न रहेंगे तो इसका मतलब हमें अपने उद्देश्य पता है, तो उद्देश्यों में क्लैरिटी लाने के लिए रिसर्च क्वेश्चन शुड बी देयर। तो पहला है, रिसर्च क्वेश्चन शुड बी क्लियरली डिफाइन द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या क्या हमारे उसके उद्देश्य हैं, क्या उसका हमारा दायरा रहेगा, वो सारी चीज़ें रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर क्या होती हैं, निहित होती हैं। मूविंग फर्दर, रेलिवेंस टू प्रॉब्लम। आप देखिए प्रॉब्लम्स के साथ कैसे रेलिवेशन, कैसा रेलिवेंट है
इट मस्ट डायरेक्टली एड्रेस द प्रॉब्लम और फिनोमिना बीइंग स्टडी टू इंश्योर द फोकस्ड आउटकम। कहने का मतलब है कि रिसर्च क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए हमारा कि वो क्या करे, डायरेक्टली एड्रेस करे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई उसमें बायसनेस हो या कोई उसमें हमारी डाइकोटोमी या कोई इसमें वेग कहें या अस्पष्टता कुछ नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली एड्रेस होना चाहिए प्रॉब्लम को, ताकि हम उसका एक फोकस्ड आउटकम या फोकस सॉल्यूशन हम ढूंढ सकें। आउटकम बोलें या यहाँ पे आप इसको एज ए सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब बात करें इसकी स्पेसिफिसिटी एंड फोकस। अब देखो हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपका एक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट होना चाहिए और एकदम क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। इंश्योर द क्वेश्चन इज क्लियर, पहली चीज स्पेसिफिक होना चाहिए। फोकस टू गाइड द इंटायर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, क्योंकि आपकी जितनी भी जो हमारी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है उसको उसके ड्राइविंग फोर्स ही आपके रिसर्च क्वेश्चन हैं। वो आपके रिसर्च क्वेश्चन ही हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को, स्टैटिस्टिकल जो सांख्यिकी आपका अन्वेषण है उसको आगे बढ़ाने में ये रिसर्च क्वेश्चन ही आपको क्या करेंगे, आगे का रास्ता दिखाएंगे। मूविंग फर्दर, चूजिंग द अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड। अब देखो डेटा कलेक्शन मेथड भी हमने चूज करना बहुत ज़रूरी है, वो भी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब है ऐसी जो बिल्कुल क्या हो आपकी बिल्कुल न्यायोचित या उचित, जिसको आप बोल सकते हैं एकदम उचित आपके पास क्या होनी चाहिए, डेटा कलेक्शन की मेथड होनी चाहिए। व्हेन यूजिंग कलेक्शन ऑफ डेटा कंसिडर डाइवर्स ग्रुप कंडक्टिंग सर्वेज। जैसे हम पता लगा कि हमारे पास अगर डेटा कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हमारा मान लीजिए स्टडी ग्रुप बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब है बहुत ही क्या है, विस्तृत है। मान लीजिए कैसा है, विस्तृत। अगर मान लेते हैं बहुत ही विस्तृत अगर हमारा कोई ग्रुप है स्टडी का, तो ऐसे स्टडी ऐसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे कलेक्शन मेथड हमारी रहेगी सर्वे। अगर नेचुरल आउटडोर लाइटिंग है इन ए प्रोफेशनल सेटिंग कैन इनहेंस द एक्यूरेसी ऑफ डेटा कलेक्शन। अब देखो यहाँ पे देखो होता क्या है कि अगर हमें डेटा कलेक्शन के लिए हमें प्रोफेशनल सेटिंग चाहिए। प्रोफेशनल सेटिंग का मतलब यह है कि अगर हम जब डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं तो जो डेटा कलेक्ट करने वाला है हमारे पास, ठीक है, डेटा कलेक्टर जो हमारे पास है, डेटा जो कलेक्शन करेगा, ठीक है, ठीक है, डेटा कलेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए आपके पास, एक प्रोफेशनल मतलब एक निपुण इंसान होना चाहिए। निपुण किस चीज़ में निपुण, क्योंकि उसके पास अगर पता है कि किस तरीके से डेटा लिया जाता है, तो हमारे पास क्या है, इनहेंस द एक्यूरेसी ऑफ कलेक्टेड डेटा। हमारे जो डेटा है उसकी एक्यूरेसी, उसकी आप कह सकें कि उसमें गलती होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू एक्सप्लोर द वेरियस अप्रोचेज टू रिलायबल इन्फॉर्मेशन। अब देखो बहुत रिलायबल इन्फॉर्मेशन को अप्रोच करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक वैलिड हमें डेटा कलेक्शन मेथड का हमें यूज़ करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा का मतलब क्या होता है कि देखो जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो दो फॉर्म में होता है। देखो पहले स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अरेंजमेंट, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि किस तरीके से उसको हम क्या करेंगे, एक ढांचे में, एक सांचे में उसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे। तो डेटा जनरली हमारे पास स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब तो ये है कि भैया वो क्या है, एक प्रॉपर चैनल या एक प्रॉपर रूट फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक नियम के अंतर्गत अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो स्ट्रक्चर्ड है। बेसिकली यहाँ पे अगर नियम है, एक रूल है, तो ये स्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर, जिसके अंदर नो रूल, कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटा मैनेजमेंट टेक्निक्स की। डेटा मैनेजमेंट टेक्निक्स की अगर बात करें तो हमारे पास DBMS जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटा क्लीनिंग के लिए हमारे पास कोई टेक्निक्स होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। अब देखिए आज के डेट में वी आर कलेक्टिंग द डेटा, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट द डेटा स्टोरेज, क्योंकि डेटा स्टोर आप कहाँ करेंगे आज के डेट में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब डेटा कलेक्शन के अंदर हम बात करें या स्टोरेज की बात करें तो डेटा आजकल हम मैन्युअली कलेक्ट ना करके अब हम एक गूगल फॉर्म्स का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं आजकल हम लोग, गूगल फॉर्म्स का यूज कर रहे हैं, राइट। या और भी हमारे पास सर्वे टूल्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्वे टूल्स, ठीक है, ऑनलाइन सर्वे हैं जैसे आपके, तो हम उसका यूज कर रहे हैं। तो उसमें देखो वो डेटा कहाँ से होगा, क्लाउड पे होगा या कहीं हाइब्रिड स्टोरेज सिस्टम है आपके पास, आधा क्लाउड पे आधा मैनुअल। तो डेटा सिक्योरिटी, अब देखो जब डेटा आपके पास आया तो उसकी सिक्योरिटी की बात भी की जाएगी। तो वो इंक्रिप्टेड है कि नहीं, इंक्रिप्ट का मतलब है कि उसमें कोड वोड लगे हैं कि नहीं है, एक्सेस कंट्रोल कैसा है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कंप्लायंस मेजर्स क्या हैं, कहीं वो रूल्स फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, मतलब लीगल है कि नहीं है, लीगल तरीके से। कंप्लायंस का मतलब है लीगल कंप्लायंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दैट। नाउ मूविंग फर्दर, अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स की। टेक्निक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में जब भी हमारे पास डेटा आएगा तो डेटा को हमने क्या करना, पहले क्लीनिंग करना है।
तो रिक्लीनिंग का मतलब है जिसमें हम आउटलायर्स और एरर को क्या करते हैं, हटाते हैं अपने डेटा कलेक्शन, जो भी हमने कलेक्ट करके डेटा हमारे पास आया, सपोज ये डेटा कलेक्ट करके आया, तो इसमें से मान लीजिए कोई आउटलायर्स हैं, आउटलायर्स का मतलब है बाहर की कोई चीज़ है या कोई एरर यहाँ पे अकर हो रही है, तो उसको क्या करेंगे हम, क्लीन करेंगे। उसको क्लीन करने की टेक्निक ही बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी डेटा क्लीनिंग। इसके बाद है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि देखिए हमने जो भी रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर जो भी हम लोगों ने हाइपोथेसिस गढ़ी होगी, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। क्या होता है, परिकल्पना। तो परिकल्पना क्या होती है कि जैसे मान लो मैंने एक हाइपोथेसिस ली कि कॉलेज में सभी बच्चे, कॉलेज में जैसे मैंने एक हाइपोथेसिस ली, कॉलेज में सभी बच्चे या ऑल स्टूडेंट्स क्या हैं आपके, ऑल स्टूडेंट्स आर रेगुलर, ऑल स्टूडेंट्स आर रेगुलर। तो ये मेरी हाइपोथेसिस है, तो ये मेरी हाइपोथेसिस है, तो ये मे बी ये गलत भी हो सकती है, मे बी ये सही भी हो सकती है। तो इसको टेस्ट करना है मैंने, या मैंने बोला कि कॉलेज में ऑल स्टूडेंट्स आर हैविंग लैपटॉप, या मैंने लैपटॉप का ले लिया या रेगुलर ले लिया और मैंने बोला उनके पास लैपटॉप्स हैं, तो ये मेरी हाइपोथेसिस है, मे बी ये गलत भी हो सकती है। तो उसका टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हमने कि हमने हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही है या रिजेक्ट हो रही है, तो ये भी हमने देखना पड़ेगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर। आफ्टर दैट एक कुछ टूल्स हैं जैसे रिग्रेशन एनालिसिस का भी यूज़ कर सकते हैं। रिग्रेशन का मतलब होता है रिवर्ट बैक। क्या होता है, रिवर्ट बैक। वैसे जनरली मतलब होता है इसका रिवर्ट बैक, लेकिन अगर स्टैटिस्टिकल मीन में वर्ड देखें तो इसमें क्या होता है कि हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं किसके बीच में, बिटवीन वेरिएबल्स फॉर प्रिडिक्टिंग आउटकम्स। कोई भी हमने जैसे मान लीजिए कोई रिजल्ट को हमने प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास यहाँ पे देखो, अब देखो डेटा आ गया, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर डेटा हमारे पास उसकी वैलिडिटी नहीं है, उसका रिलायबल नहीं है ना, तो उसका यूज़ कर हम नहीं सकते किसी भी रिजल्ट को निकालने के लिए। तो डेटा कलेक्शन की मेथड देखेंगे तो यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी ऑफ डेटा कलेक्शन, पहली चीज़ कि मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन तो ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी शुड बी इंश्योर्ड। सेकेंड थिंग इज दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स, आपने वैलिडेशन टेक्निक्स आपने यहाँ पे यूज़ करी नहीं करी, कि आपने डेटा को वैलिडेट किया है कि नहीं किया। पीयर रिव्यू एंड इवैल्यूएशन, आपने रिव्यू भी कराना पड़ेगा, जो भी आपने वर्क किया है इट शुड बी रिव्यूड। रिव्यूड का मतलब है वो भी इंडिपेंडेंट रिव्यूड होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ब्लाइंड रिव्यूड। क्या बोलते हैं आप, ब्लाइंड रिव्यू। ब्लाइंड रिव्यू का मतलब है कि जो भी आपका रिव्यू कर रहा है वो आपसे परिचित नहीं होगा, वो आपको जानता नहीं होगा। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक वैलिडिटी, एक वैलिडेटेड डेटा और रिलायबल डेटा हमारे पास निकल के आता है। और जो बहुत क्रूशियल होता है हमारी इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए जब हम ये सब सारे स्टेप कर चुके होंगे, देन वी कम टू द कंक्लूजन एंड फाइंडिंग्स, राइट। तो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, तो फाइंडिंग्स आएंगे हमारे पास, तो इन फाइंडिंग्स को हम क्या करेंगे, समझ लीजिए उनको हमें इफेक्टिवली, फाइंडिंग्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइंडिंग्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको कैसे कम्युनिकेट करें, पहला है आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिबल फॉर्मेट है उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे PDF वगैरह आपने सुना होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्लियर एंड कंसाइज रिपोर्टिंग। देखो रिपोर्टिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, उसमें कोई टेक्निकल जार्गन का मतलब है यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई आपने बहुत ही टेक्निकल वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है, टेक्निकल वर्ड, तो वो हमारे लिए तो चलो ठीक है हम समझते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन अगर उस रिपोर्ट को पढ़ेगा, फाइंडिंग्स को पढ़ेगा, ही विल नॉट गेट द आइडिया ऑफ इट। ठीक है, तो इसलिए आपके वर्ड्स क्या होने चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन की गाइडेंस वो भी होनी चाहिए कि प्रोवाइड द कंटेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, जिसपे हेल्प हो सके स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब है जो भी यहाँ पे क्या होंगे, हितधारक होंगे उस रिपोर्ट के, उनको क्या हो, फाइंडिंग्स का एक गाइडेंस, एक कंटेक्स्ट भी पता होना चाहिए, ताकि वो क्या करें, उसको समझें, उस परिप्रेक्ष्य में उसको समझ सकें। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, देखो प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी प्रेजेंटेशन इंटरैक्टिव है तो पीपल विल गेट कनेक्टेड विद यू। तो लाइव डेटा को आप कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से इंगेज कर सकते हैं ऑडियंस को। जैसे अभी हम लोग आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू इन लाइव मैनर, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। नाउ
कुछ केस स्टडी देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पे देखो केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स। तो यहाँ पे क्या है, डाइवर्स रिसर्च टीम। देखो डाइवर्स रिसर्च टीम को आप क्या करें, फॉर्मुलेट करिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डाइवर्स रिसर्च टीम, जिसमें एक क्या है, एक आपको बहुत ओल्ड एज का दिख रहा है, मतलब बहुत मैच्योर दिख रहा है, एक उससे थोड़ा कम मैच्योर दिख रहा है, एक बहुत यंग दिख रहा है। तो देखो ये डाइवर्स रिसर्च टीम है, क्योंकि देखो अगर आपके पास डाइवर्स रिसर्च टीम होगी तो क्या होगा, इन सब के आइडियाज़ क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हेल्प करेगा आपको एनालिसिस करने में केस स्टडी को, फॉस्टरिंग एंड कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर है प्रोफेशनल सेटिंग, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा। अब बात करते हैं इंटरेक्टिव डेटा विजुलाइजेशन। अब देखो जैसे आपको विजुलाइजेशन में यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्राफ्स, प्लॉट चार्ट्स, पाई चार्ट्स वगैरह सब बने हुए हैं। तो ये क्या बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल और इंटरेक्टिव भी लगता है, ठीक है, ताकि हम उसको डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमारे पास क्या है, एक केस स्टडीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। तो हैंड्स ऑन एनालिसिस, आप हैंड्स ऑन एनालिसिस करवा लीजिए, ठीक है। हैंड्स ऑन एनालिसिस विल हेल्प इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट थिंग। जो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर किसी चीज़ की ढूंढनी है तो वहाँ पे आप हैंड्स ऑन एनालिसिस का आप यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट विल बी देयर। सो फाइनली द कंक्लूजन एंड की टेक अवेज ऑफ दिस सेशन। तो हम सम अप कर रहे हैं, तो कुछ की पॉइंट्स अगर समझे तो इट इज़ एसेंशियल टू केयरफुली प्लान, हमें केयरफुली प्लान करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को, ताकि क्या हो सके उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी रिजल्ट की बनी रहे, राइट। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फाइंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि रियल वर्ल्ड में क्या होंगे, जो केस स्टडीज़ हैं एम्फेसाइज करती हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक मेन क्रक्स है। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेशन। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।